हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोजर्न इंस्टीट्यूट। आज हम लोग वेक्टर के आगे के लेक्चर्स की बात करेंगे। अब तक हम लोगों ने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की बात की है ना। आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी वेक्टर का किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है। ठीक है। अब किसी स्केलर के साथ किसी वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें रिजल्ट के तौर पे क्या मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या देखा कि कोई एक वेक्टर है, मान लेते हैं ए, विच इज 2i प्लस 3j, राइट। ये एग्जांपल है। ठीक है। अब मैं कहूँ कि इस वेक्टर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आना चाहिए। ज्योमेट्रिकली ये 2i प्लस 3j क्या होगा, ये हो गया एक्स वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस। ओके। और 1 2 2i और 1 2 3j कुछ यहाँ मिलेगा। दैट मीन्स ये हो गया 2i प्लस 3j वेक्टर, यानी ये हमारा ए वेक्टर हुआ। अब मैं कहूँ 2 टाइम्स ऑफ ए, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए को हम लोग सिंपली ए प्लस ए समझ सकते हैं। ए प्लस वेक्टर ए, और ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के जैसा ही है। ए के हेड पे फिर से ए बना दो। ओके। ए के हेड पे सेम लेंथ का सेम डायरेक्शन में फिर से एक वेक्टर बना दो। ये अगेन ए वेक्टर हो गया, है ना। तो ये ओ से ए और फिर ए से बी आपने दो बनाया, और ओ से बी जो टोटल लेंथ हो गया, ओ से बी, ये 2a को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ए को। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो गया और डायरेक्शन वही रहा, है ना। मैग्नीट्यूड बिकम 2 टाइम्स और डायरेक्शन वही रहेगा ए का। तो सिंपली ये तो अलजेब्रा के बेसिक लॉ को ही फॉलो कर रहा है, विच इज इसका एक्स कोऑर्डिनेट पहले 2 था, अब 2 में 2 और ऐड हो गया तो 4 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट 3 में 3 ऐड हो गया तो 6 हो गया। दैट मीन्स ये 2 टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j हो गया, है ना। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये बेसिक मल्टीप्लीकेशन 2 2 जा 4i प्लस 2 3 जा 6j हो जाएगा, राइट। यही टू वेक्टर के हो जाएगा, है ना। टू, यहाँ ये स्मॉल, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो वेक्टर का लेंथ, लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स इंक्रीज कर जाता है ना। अब मैं बोलूँ कि कोई वेक्टर ए है और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3a हो गया। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर a है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 3a हो जाएगा, सिंपल। और डायरेक्शन दोनों का सेम ही रहेगा, है ना। ये a है वेक्टर, तो ये इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, लाइक दैट। ओके। ये 3a हो जाएगा अगर ये a है तो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये 3 टाइम्स लेंथ हो जाता है, डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन डायरेक्शन सेम, है ना। तो ये हम देखते हैं कि ये वेक्टर कुछ इस तरीके का बिहेव करता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ, है ना। तो यहाँ से स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टी भी हम लोग देख सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी हम लोग जो देखते हैं वो, अगर हम किसी वेक्टर के सम में के एक स्केलर है और a प्लस बी मल्टीप्लाई करें उसके साथ, तो ये के इंडिविजुअली दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टी ऊपर वाले से हम लोग देख सकते हैं। तो ये बन जाएगा के ए प्लस के टाइम्स ऑफ बी, है ना। इसी तरह अगर यहाँ माइनस हो तो बीच में माइनस हो जाएगा। तो ये इस तरह से बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक। फिर सेकंड है कि अगर मॉड ऑफ वेक्टर ए अगर सिंपली ए है, यानी कि मैग्नीट्यूड, दैट इम्प्लाइज कि के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो के ए हो जाएगा, के टाइम्स ए हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह मैं कहूँ नंबर 3, अब के जो निगेटिव हो जाए, अभी तक के हम लोग पॉजिटिव देख रहे थे इन दोनों ही केस में,
ऐसे तो के नेगेटिव के लिए भी वैलिड है, लेकिन चलो ऊपर वाले केस में हमने देखा ये वाला 3a किया या 2a किया, यहाँ पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं। अगर इफ a इज नेगेटिव मैं कर दूं, इफ a इज लेस देन 0, है ना, तो क्या होगा? अब देखो, ये है a वेक्टर, ठीक है, और मैं चाहता हूँ -2a वेक्टर बनाऊं, यानी कि नेगेटिव ऑफ 2a, तो पहले तो 2a वेक्टर बना लो, तो a+a 2a ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको ये तो +2a आया, है ना, आपको -2a चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव साइन इस 2a में माइनस साइन का क्या मतलब है, ये डायरेक्शन को अपोजिट कर देता है 180 डिग्री। तो -2a जो होगा वो आ, ये हो जाएगा -2, है ना, डायरेक्शन 2a का अपोजिट हो जाएगा। समझ आया? तो और मान लो -1 से मल्टीप्लाई करें, -a कर दें, तो ये तो हम लोग देख चुके हैं कि a का ही उल्टे डायरेक्शन में ये हो जाएगा -a वेक्टर, अगर ये a है तो, ये अगर a है तो, ठीक है, तो ये -a बन जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर k लेस देन 0 है तो दैट इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड तो k टाइम्स हो ही जाएगा, डायरेक्शन डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये सब है। तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि वेक्टर के साथ जब कोई कांस्टेंट नंबर, कोई एक स्केलर नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं कि अगर 0 मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 0 वेक्टर बन जाएगा। इफ k इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज द वेक्टर the vector becomes 0 vector, becomes 0, ठीक है, वो 0 वेक्टर बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक। लेकिन अब जब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, यानी कि जो अगला हमारा टॉपिक होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, ठीक है, ये आ, हमें दो टाइप से होगा, ठीक है। इसका हम लोग दो टाइप देखेंगे, एक हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक। अब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का क्या मतलब? एक जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ प्रोडक्ट, एक वेक्टर और दूसरा भी वेक्टर होना चाहिए, ठीक। दोनों का प्रोडक्ट कुछ इस तरह से करें मल्टीप्लीकेशन कि रिजल्ट जो है वो भी वेक्टर आए, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जब वेक्टर और वेक्टर का कुछ इस तरह से प्रोडक्ट किया जाए कि रिजल्ट स्केलर आ जाए, ठीक है। अब तुम कहोगे यहाँ पे क्रॉस सिंबल यूज किया है, यहाँ डॉट सिंबल यूज किया है, प्रोडक्ट का सिंबल तो हमने देखा, हम पहले से जानते हैं कि प्रोडक्ट जो है उसके लिए दो सिंबल्स हैं, एक है क्रॉस और एक है डॉट, है ना। लेकिन अब वेक्टर के अंदर ये डॉट और क्रॉस दो अलग अलग चीज के लिए सिंबलाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। क्रॉस तब यूज करेंगे जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट भी वेक्टर आ जाए, यानी रिजल्ट वेक्टर आ रहा है। और डॉट कब यूज करेंगे? जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आ रहा है। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर आ रहा है, ये कैसे होगा, क्यों होगा, इसकी बात अभी करेंगे, ठीक। लेकिन जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर आ रहा है तो वहां पे क्रॉस सिंबल यूज करेंगे, और जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आ रहा है तो वहां पर डॉट सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। इसीलिए इस वाले प्रोडक्ट को इस वाले प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक नाम है इसका डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा? इस वाले को क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट,
ठीक है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसका एक और नाम है दोनों का, जो डॉट प्रोडक्ट है, जो डॉट प्रोडक्ट है, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट क्यों नाम रखा, क्योंकि रिजल्ट स्केलर है, ठीक। और इसी तरह इसका दूसरा नाम क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, समझ आया। अब एक हो गया स्केलर प्रोडक्ट, एक हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि उसके लिए डॉट सिंबल का यूज करेंगे। जब दो वेक्टर के बीच डॉट दिया हुआ है तो उसको कुछ इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कि उसका जो रिजल्ट है हमें स्केलर मिले। अब वो कैसे होगा, क्यों होगा, इसकी बात हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअली दोनों की स्टडी करते हैं। तो नंबर वन स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, और इसी का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट, याद रखना, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। अब ये स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। इमेजिन करो, वर्क डन तो सबको पता होगा क्या होता है। एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे हमने एक फोर्स लगाया, एफ, ठीक है। इसके इन्फ्लुएंस में, इसके इस फोर्स एफ के इन्फ्लुएंस में ये ऑब्जेक्ट मूव करके आ गया यहाँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है। इस फोर्स, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और इस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ, जिसको हमने डी नाम दे दिया, ठीक। फोर्स के डायरेक्शन में है ना। तो मैं पूछूं वर्क डन क्या होगा। वर्क डन तुम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इनटू डी हो जाएगा, राइट। लेकिन मैं कहूँ, अब एक चीज सोचो कि अब एक सिचुएशन यहाँ बनाते हैं, कि ऑब्जेक्ट तो यहाँ लग रहा है, फोर्स ऐसा लग रहा है, फोर्स ऐसा लग रहा है इस बार वर्टिकली, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का मोशन इसी डायरेक्शन में अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो अब बताओ, ये फोर्स क्या कोई वर्क करेगा। अब हमने पिछले क्लासेस में एक एग्जांपल देखा है कि एक प्लेटफॉर्म पर एक कूली आ, आ, कुछ वजन लेकर के कुछ डिस्टेंस चला, है ना। ये कुछ डिस्टेंस चला है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। तो क्या ये वर्क करेगा, तो हम लोग कहते हैं नहीं वर्क करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहा है और चल इधर रहा है। वर्क डन तब फिजिक्स के लैंग्वेज में कहा, ऐसे तो ये वर्क करेगा ऑब्वियसली, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो वर्क डन तब कहलाएगा जब फोर्स के डायरेक्शन में, या जिस डायरेक्शन में फोर्स का इफेक्ट है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। और अगर फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो कोई वर्क नहीं हो रहा है ना। तो इस केस में भी, हमारे इस केस में भी वही हो रहा है। यहाँ पे हम लोग कहेंगे वर्क डन जीरो है। वेदर मूव कर रहा है, वो हो सकता है किसी और फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा हो, या पहले से मोशन में हो, कांस्टेंट मोशन में, इनर्शिया की वजह से मोशन में हो तो मूव कर रहा हो, है ना। तो वहां पे वर्क डन जीरो हो जा रहा है। अब मैं कहूँ कि ये जो फोर्स है, अब ऐसा सोचो, अब ये जो फोर्स है, ये एट सम एंगल लग रहा है, एफ मान लो सम एंगल 30 डिग्री पे लग रहा है। अब क्या होगा, तो अब अ, अब इस फोर्स का इन्फ्लुएंस कुछ इधर भी होगा और एक हिस्सा इधर भी इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। फोर्स का एक तरह से हम लोग कह रहे हैं दो कंपोनेंट है,
एक आई डायरेक्शन में और एक जे डायरेक्शन में। आई हो गया एक्स और जे हो गया वाई, है ना, जो ऊपर हम लोगों ने देखा है। तो इस फोर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो थीटा होने के कारण, सम 30 डिग्री होने के कारण, वो आई डायरेक्शन में भी है और जे डायरेक्शन में, तभी वो इस तरफ जा रहा है ना। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में आई डायरेक्शन में और एक जे डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट होने जा रहा है। तो फोर्स का कौन सा हिस्सा है जो वर्क कर रहा है, मैं कहूँ कौन सा हिस्सा है इस फोर्स का जो वर्क कर रहा है। तुम कहोगे कि अगर ऑब्जेक्ट मूव आई डायरेक्शन में कर रहा है तो फोर्स का आई वाला कंपोनेंट वर्क कर रहा है। अगर फोर्स जे डायरेक्शन में मूव, ऑब्जेक्ट जे डायरेक्शन में मूव करता, तो एफ का जे वाला कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट क्या है, एफ का इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना होगा, आई डायरेक्शन में कितना होगा, उसको हम लोग कहते हैं उसका ith कंपोनेंट और x कंपोनेंट, है ना। जैसे कोई एक वेक्टर है, ये याद करो आर वेक्टर था, और ये दो कंपोनेंट से मिल करके बना था, एक x और एक y। तो हमने बोला था वेक्टर r का दो कंपोनेंट होगा, एक x आई डायरेक्शन में प्लस y j डायरेक्शन में, है ना। हमने दो कंपोनेंट की बात की थी। तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी दो कंपोनेंट होगा, एक आई डायरेक्शन में और एक जे डायरेक्शन में। तो ये कैसे, एक्स किसके बराबर आया था याद है, ये अगर आर है और ये एंगल थीटा है, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वाई जो है ये आर साइन थीटा था, और एक्स जो है वो आर कॉस थीटा था, है ना। तो इसका दो कंपोनेंट बन गया था, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और ये हो गया था इस डायरेक्शन का इफेक्ट आर साइन थीटा, और दोनों मिल करके रिजल्टेंट वेक्टर आर बना रहा था, है ना। एक तरह से वेक्टर एडिशन ही है अगर तुम देखो तो। ठीक उसी तरह से ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है एफ, ये जो फोर्स है एफ इस डायरेक्शन में, ये मान लो फोर्स है इतना लंबा, हमने मैग्नीट्यूड को इस तरफ लिखा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा ये वाला कंपोनेंट, ये वाला एक्स कंपोनेंट, और एक होगा वाई कंपोनेंट, ये वाला, है ना। तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जैसे आर का कॉस थीटा हुआ था एक कंपोनेंट, उसी तरह एफ अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड है तो ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा वाई डायरेक्शन में, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। ये वाला लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, वाई डायरेक्शन, ठीक है, एफ साइन थीटा। तो अब देखो इंटरेस्टिंगली, एफ कॉस थीटा वाला वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है ना। मतलब ये कि जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, वर्क वही कंपोनेंट करेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा, है ना। तो वर्क का डेफिनेशन यहाँ से शुरू होता है ना। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स के इन्फ्लुएंस में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स और उस डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, है ना। तो फोर्स का एक ही कंपोनेंट वर्क कर रहा है यहाँ पर, और हमेशा पैरेलल कंपोनेंट जिसको कह सकते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ जो वर्क डन हो जाएगा इस केस में, वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और इसको सिंपलीफाई सिंपल तरीके से अगर ऐसे लिखें, एफ डी कॉस थीटा, यानी अब इस एंगल पे भी वर्क डन डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो, अब देखो ये जो वर्क डन आया, ये किस चीज का प्रोडक्ट है, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, राइट। तो फोर्स क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है ना। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट है वर्क डन, समझ आया। और वर्क डन कैसा प्रोडक्ट है, तो वर्क क्या है, ये तो स्केलर है ना। तो अब देखो इंटरेस्टिंगली, ये दो वेक्टर का कुछ ऐसे मल्टीप्लाई किया गया है कि रिजल्ट हमारा स्केलर आया, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो सिंबल यूज होगा वो डॉट प्रोडक्ट का सिंबल यूज होगा, समझ आया। तो डॉट प्रोडक्ट का, और डेफिनेशन भी यहाँ से डॉट प्रोडक्ट का मिल गया। जैसे वर्क डन को हमें दिखाना है वेक्टर के फॉर्म में, तो एफ डॉट डी बोलना पड़ेगा, यही इसका डेफिनेशन है। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है वर्क, यानी स्केलर प्रोडक्ट है वर्क, रिजल्ट स्केलर आया है। और उसके लिए हमें हमेशा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेना होगा जब हम उसे कैलकुलेट करने जाएंगे। तो यहाँ से डॉट का हमें डेफिनेशन मिल रहा है, मैं डिफाइन करूं डॉट प्रोडक्ट
डॉट प्रोडक्ट, इसी को स्केलर भी बोलते हैं, है ना, ऑफ वेक्टर ए। अब मान लेते हैं कोई एक वेक्टर ए है एंड वेक्टर कोई दूसरा वेक्टर बी है ना, इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज, ये कैसे डिफाइन किया गया है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्योंकि ऊपर एफ का मैग्नीट्यूड था, एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड था एफ, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड था डी। तो ठीक इसी तरह ए इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, है ना। ये डेफिनेशन हुआ वेरी इंपॉर्टेंट डॉट प्रोडक्ट का। ये जो डेफिनेशन है, ये डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन, समझ आया। तो ये डॉट प्रोडक्ट का हमारा डेफिनेशन हो गया। इसको सिंपली हम लोग ए बी कॉस थीटा बोल सकते हैं, है ना, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। मान लो एक कोई वेक्टर है, ये है ए, और ये कोई वेक्टर है बी। ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, और बी का जो मॉड है वो मान लेते हैं 4 है, और ए का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लेते हैं 3, है ना। तो और थीटा कोई एग्जांपल ले लो 30 डिग्री, है ना। तो ए डॉट बी यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अगर लेना है तो वो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ये होता है। तो ए का वैल्यू कितना है, 3 है, बी का वैल्यू 4 है, और कॉस 30 डिग्री, राइट। तो ये हो जाएगा 12 कॉस 30 डिग्री टू 3/2, और ये आ जाएगा 6√3, है ना। ये एक स्केलर नंबर आया। तो ये ए डॉट बी का डेफिनेशन हो गया, समझ आया। तो ए डॉट बी, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब मैं कहूँ कि मान लो आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये बताओ तुम लोग। आई कैप का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, और यही चीज जे कैप का भी मैग्नीट्यूड, और यही चीज के कैप का भी मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, है ना। ये हमें पता है 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब मैं इसी तरह क्वेश्चन करूं, आई डॉट जे क्या आएगा, आई डॉट जे का वैल्यू क्या आएगा, तो क्या बोलो। हाँ, आई डॉट जे का फिर से याद करो, आई का मतलब कितना हो गया, मॉड 1 हो गया, और जे का मॉड 1 हो गया, और कॉस दोनों के बीच का एंगल, डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन। और आई और जे, आई अगर ये है और जे ये है, तो एक्स और वाई के बीच का एंगल तो 90 होता है ना। तो 90 डिग्री हो जाएगा आई और जे के बीच का, तो कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री तो जीरो होता है। तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये समझ आया। अच्छा, इसी तरह मैं पूछूं जे डॉट आई क्या होगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जे और आई के बीच का भी एंगल 90 डिग्री होगा। अच्छा, मैं पूछूं के डॉट जे का वैल्यू क्या होगा, तुम कहोगे अरे ये भी तो 90 डिग्री होता है ना, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच, तो ये भी जीरो हो जाएगा। मैं पूछूं जे डॉट के क्या होगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अगर और आगे ले जाएं तो आई डॉट के भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री, और के डॉट आई भी 90 डिग्री, तो ये सब जीरो हो जाएंगे, समझ आया। अब इंटरेस्टिंगली, अब मैं कहूँ आई डॉट आई कितना हो जाएगा, आई डॉट आई, तो तुम कहोगे आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस, कितना हो जाएगा यहाँ, 0 डिग्री, हाँ, कॉस 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि आई ये है और आई यही है, आई आई के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा, यही आई और माइनस आई होता तो ये 180 डिग्री होता है ना। तो ये 0 डिग्री, तो ये कॉस 0 तो 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। और यही चीज सिमिलरली
जे डॉट जे भी 1 आ जाएगा, है ना। और यही चीज के डॉट के भी 1 आ जाएगा। और ये सब कुछ क्यों आ रहा है? इस डेफिनेशन से कि कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा के बराबर आता है। ठीक है, इस डेफिनेशन की वजह से ये सारे रिजल्ट आ रहे हैं, और इस सारे रिजल्ट को हम लोग याद रख सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? अब इसको और आगे ले चलते हैं। अब मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है ए विच इज कोई एक वेक्टर है ए विच इज a1i प्लस a2j प्लस a3k प्लस a3, राइट। और इसी तरह कोई दूसरा वेक्टर है b विच इज इक्वल टू b1 i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, आई जे के टर्म्स में ये दिया हुआ है। और मुझे निकालना है ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर का निकालना है तो प्रोडक्ट निकालते हैं। अब हम लोग बेसिक अलजेब्रा को यहाँ पर अप्लाई जरा करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k, राइट। और इसको करना है डॉट प्रोडक्ट विथ b1i प्लस b2j प्लस b3k के साथ। ठीक है, और इसको और आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा? अब देखो, प्रोडक्ट का बेसिक रूल क्या कहता है? A1 को हम बारी बारी से तीनों के साथ करेंगे, डॉट, है ना। तो क्या आ जाएगा? A1 B1 I डॉट आई। इसको इसको अगर इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? A1 B1 I डॉट आई, बीच में डॉट है तो I डॉट आई आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया, इसको हटा देता हूँ। तो A1 B1 I डॉट आई, ठीक है, आई डॉट आई। और प्लस अब A1 को B2 वाले के साथ, A1 B2 इसको हम इसके साथ करेंगे, है ना। तो A1 B2 इस बार आई डॉट जे आएगा क्योंकि A1 के साथ आई है और B2 के साथ जे है, तो आई डॉट जे आ जाएगा इस बार। और इसी तरह A1 B3 आई डॉट के आ जाएगा, है ना। थर्ड टर्म के साथ करेंगे तो आई डॉट के। ठीक है, ये हुआ पहले वाले का। अब दूसरे वाले को करते हैं। दूसरे वाले को करेंगे तो फिर प्लस, इसी को आगे लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा? तो अब A2 को कर रहे हैं, A2 की बारी है तीनों के साथ, A2 B1। तो A2 B1 J डॉट आई हो जाएगा, प्लस A2 B2 A2 B2 J डॉट जे हो जाएगा, और प्लस A2 B3 A2 B3 J डॉट के हो जाएगा, राइट। ये हुआ। और फिर तीसरे वाले को फिर करेंगे प्लस A3 की बारी, A3 B1 K डॉट आई प्लस A3 B2 K डॉट जे प्लस A3 B3 K डॉट के। अब हमने ऊपर क्या देखा था, थोड़ा ऊपर देख लेते हैं। ऊपर देखो, हमने एक चीज यहाँ देखा, आई डॉट जे जे डॉट आई K डॉट जे आई डॉट के डॉट आई, ये सब जीरो होगा। आई आई जे जे और के 1 होगा, है ना।
तो यहाँ से इसमें अप्लाई करेंगे तो कौन कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा, देखो आई डॉट जे, ये टर्म जीरो, थर्ड टर्म जीरो, फोर्थ टर्म जीरो, फिर ये जे डॉट दे नॉट जीरो, ये जीरो, ये जीरो, के डॉट आई, के डॉट जीरो, और फिर के डॉट के, ये तीन बचेगा, ये डायगोनल वाले तीन एलिमेंट्स बचेंगे, है ना। तो इसको अगर हम लिखना चाहें फर्दर तो क्या लिखेंगे, A1 B1, आई डॉट आई क्या होगा, वन होगा, तो आई A1 B1 बचेगा, प्लस जे डॉट जे फिर वन हो जाएगा, तो ये A2 B2 बचेगा, A2 B2, और इसी तरह प्लस A3 B3 बचेगा, के डॉट के वन हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया ए डॉट बी का एक और डेफिनेशन, एक और फॉर्मूला, ठीक है। ये ए डॉट बी का एक और फॉर्मूला हो गया कि अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ये हो जाएगा दोनों के एक्स कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस दोनों के वाई कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस दोनों के जेड कंपोनेंट का प्रोडक्ट, है ना। अब इन दोनों डेफिनेशन, यानी कि इसके पहले वाले डेफिनेशन क्या था, वो था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना। इस डेफिनेशन से ही दूसरा डेफिनेशन निकला है। अब दोनों डेफिनेशन का इस्तेमाल करके हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं, क्या, दो वेक्टर आपको अगर पता है ना, दो, इसको थोड़ा नीचे, हाँ, दो वेक्टर अगर आपको पता है ए और बी, और आपको दोनों के बीच का एंगल नहीं पता है, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू सेकेंड वाले फॉर्मूले से ए डॉट बी बाई ए इंटू बी, यानी ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। इसका क्या फायदा है, इसका ये फायदा है कि हम दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अगर दो वेक्टर पता है, ए डॉट बी हम लोग पहले वाले फॉर्मूला से निकाल लें, आई जे के टर्म्स में जो दिया है यहाँ पुट कर दें, और कॉस थीटा हम लोग निकाल लें, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट से इसको डिवाइड कर दे डॉट को, तो वो कॉस थीटा आ जाएगा, और वहां से हम लोग थीटा निकाल लेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं। और एक और डेफिनेशन हमने देखा वर्क डन का, एक नया डेफिनेशन विच इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में यहाँ से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। थैंक यू।